हाय दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसके तहत हम 3 चैप्टर्स कवर करने वाले हैं। तो पहला चैप्टर यानी पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। निफेडिपिन इज अ निफेडिपिन क्या है? निफेडिपिन एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, आप सभी जानते होंगे। तो निफेडिपिन है, इसमें आप देख सकते हैं सोडियम चैनल ये नहीं है, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ऑप्शन डी है, यही हो जाएगा इसका सही आंसर। एक एंटी अरिथमिक ड्रग है निफेडिपिन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। हाइपोटेंसिव एक्शन ऑफ ब्लैंक दिया गया है, इज ड्यू टू डिप्लेशन ऑफ एन ए फ्रॉम पेरीफेरल एड्रीनर्जिक नर्व एंडिंग्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिजर्पिन। रिजर्पिन है, रिजर्पिन का एक हाइपोटेंसिव एक्शन है जो इसमें दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ब्लैंक दिया गया है, रिड्यूस इज सडन डेथ, सडन अर्थमिक डेथ, यानी रिड्यूस करता है, कम करता है सडन अर्थमिक डेथ को जब एमआई आ जाता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बाद जब सडन अर्थमिक डेथ के चांस होते हैं तो उसे रिड्यूस करता है। कौन करता है? वो करता है प्रोप्रानोलोल, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ब्लैंक दिया गया है, स्टिमुलेट्स अल्फा टू एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स इन द सीएनएस द रिड्यूसेस द सिंपैथेटिक टोन दैट डिक्रीज द हार्ट रेट। हार्ट रेट को कम करता है, सिंपैथेटिक टोन को कम करता है, और ये स्टिमुलेट करता है अल्फा टू एड्रीनर्जिक रिसेप्टर को, किसमें? सीएनएस में। तो वो है क्लोनिडिन। क्लोनिडिन यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो ब्लैंक दिया गया है, blocks the slow inward calcium channels and slows down the conduction through the AV node, यानी AV नोड के माध्यम से गति धीमी हो जाती है। तो दोस्तों वो कौन है? वो है बेरापामिल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। बेरापामिल ब्लॉक करके स्लो कर देता है इनवार्ड को कैल्शियम चैनल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, आपकी आपकी स्क्रीन पर ब्लैंक दिया गया है, रिड्यूस इज द रिस्क ऑफ ब्रोंकोस्पाज्म। तो ब्रोंकोस्पाज्म के जोखिम को ये कम करता है। कौन करता है? प्रोप्रानोलोल, मेटोप्रोलोल, सोटालोल या बेरापामिल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मेटोप्रोलोल, यही है जो ब्रोंकोस्पाज्म के जोखिम को, रिस्क को कम करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, EDRF स्टैंड्स फॉर। तो EDRF की फुल फॉर्म होती है एंडोथेलियल ड्राइव्ड रिलैक्सिंग फैक्टर। EDRF एंडोथेलियल ड्राइव्ड रिलैक्सिंग फैक्टर, यही इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द बीटा एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट मे कॉज। तो जो बीटा एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट है वो किसका कारण बन सकता है? वो किसका कारण बन सकता है वो उसमें पूछा गया है। तो पहला है हाइपरनोइया, या साइकोसिस, या टेकीफ्लेक्सिस, या अस्थमा। ये है टेकीफाइलेक्सिस का कारण बन सकता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। जो बीटा एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट है, टेकीफाइलेक्सिस का कारण बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ब्लैंक दिया गया है, इज गिवन बाय इंट्रावीनस। इसे इंट्रावीनस के रूट से दिया जाता है, यानी आईवी रूट से दिया जाता है। कंट्रोल, ये हाइपोटेंशन को कंट्रोल करता है ड्यूरिंग सर्टेन सर्जरी, कुछ सर्जरी के दौरान इसे दिया जाता है, जिसका इफेक्ट जल्दी होता है और शॉर्ट एक्शन के तहत होता है, बहुत ही कम टाइम में ये अपना इफेक्ट छोड़ देता है। वो कौन है? वो है ट्रिमेथाफेन, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। जो ट्रिमेथाफेन है उसका यूज हम कुछ सर्जरी के दौरान करते हैं, जिसका इफेक्ट बहुत जल्दी और बहुत कम टाइम में दिखना शुरू हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, अवेलेबल इन मोलिकुलर वेट ऑफ 40,000 आल्सो रेफर टू एज डेक्सट्रॉन 40, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी नेक्स्ट चैप्टर, पहला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ ब्लड मेकिंग इज नॉन। तो दोस्तों ब्लड का बनना क्या प्रोसेस कहलाती है? कौन सी प्रोसेस कहलाती है? द प्रोसेस ऑफ ब्लड मेकिंग इज नॉन एज हीमोटोपोइसिस, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। हीमोटोपोइसिस इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आयरन रिलीज्ड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज रीयूटिलाइज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, यानी द आयरन रिलीज्ड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज रीयूटिलाइज्ड, यानी दोबारा से यूटिलाइज करना, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, ल्यूकोसाइड, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन। तो इसका उत्तर हो जाएगा सही हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को ये दोबारा से रीयूटिलाइज करना शुरू कर देती है, प्रोडक्शन यानी बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ब्लैंक दिया गया है, इज अ वाटर सोल्यूबल सिंथेटिक एनालॉग ऑफ विटामिन के। तो वो कौन है? तो वो है मेनाडियोन सोडियम डाइफॉस्फेट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, डेक्सट्रॉन 70 एज ब्लैंक कितने परसेंट सॉल्यूशन अप्लाइज एज कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर सेम एज प्लाज्मा प्रोटीन। जैसा प्लाज्मा प्रोटीन का है वैसा ही ऑस्मोटिक प्रेशर है सेम एज यानी प्लाज्मा प्रोटीन का। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है डेक्सट्रॉन 70 कितनी परसेंट सॉल्यूशन, तो वो 6% सॉल्यूशन यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। जो 6% सॉल्यूशन है वो अप्लाई होता है कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर का, जैसे प्लाज्मा प्रोटीन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ब्लैंक दिया गया, चेंज द फाइब्रिनोजिन टू फाइब्रिन, यानी फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में बदलना क्या कहलाता है, कौन सा प्रोसेस होता है, वो होता है थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन कहलाता है, यानी थ्रोम्बिन है जिसकी वजह से फाइब्रिनोजिन से फाइब्रिन चेंज होता है। फाइब्रिनोजिन से फाइब्रिन में बदलना क्या कहलाता है, थ्रोम्बिन कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ब्लैंक इज अ स्ट्रॉन्ग एंटीकोगुलेंट एजेंट, ये एक एंटीकोगुलेंट एजेंट है स्ट्रॉन्ग, वो चीज जिसका नेचुरली फाउंड इन ह्यूमन ब्लड सेल्स, जो ह्यूमन ब्लड सेल्स में पाया जाता है, जिसका नाम है वारफेरिन, फेनिडियोन, हिप्पेरिन या लेपिरिडिन। तो ऑप्शन सी ही इसका सही आंसर होगा, हिप्पेरिन। हिप्पेरिन जो हमारी ह्यूमन ब्लड सेल्स में पाया जाता है, जो एक स्ट्रॉन्ग एंटीकोगुलेंट एजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, फॉलिक एसिड इज मेनली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लैंक दिया गया है अकरिंग ड्यू टू फोलेट डेफिशिएंसी, यानी फोलेट डेफिशिएंसी की कमी से होने वाला मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, जिसमें फॉलिक एसिड मेनली तरीके से मुख्य तरीके से यूज किया जाता है, यानी ट्रीटमेंट के लिए उसे ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, तो वो है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, जो फोलेट डेफिशिएंसी की कमी से हो जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स आर यूज्ड इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एक्सेप्ट। तो दोस्तों इसमें सभी ड्रग्स हैं जिनका यूज किया जाता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को ट्रीट करने के लिए, वो कौन सी एक ड्रग्स है जिसे छोड़कर, ये कह रहा है एक्सेप्ट, जो एक ऐसी ड्रग है जिसका यूज नहीं किया जाता आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को ट्रीट करने के लिए, वो है फॉलिक एसिड। तो दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं फेरस सल्फेट का यूज होता है आयरन डेफिशिएंसी की एनीमिया के लिए, फेरस ग्लूकोनेट और फेरस फ्यूमरेट, इन तीनों का होता है, लेकिन फॉलिक एसिड का यूज नहीं होता इसमें। फॉलिक एसिड का मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में होता है, अभी हमने देखा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ ओरल आयरन थेरेपी। तो ओरल आयरन थेरेपी का एडवर्स इफेक्ट क्या है, एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया या हेडेक या कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज जम जाता है, यही ओरल आयरन थेरेपी का एडवर्स इफेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर, इसमें पूछी गई है फुल फॉर्म यानी स्टैंड्स फॉर, HGF स्टैंड्स फॉर, HGF की फुल फॉर्म क्या होती है, हीमेटोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर, हीमेटोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर्स, यही इसकी फुल फॉर्म होती है HGF की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन B12। तो B12 का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो विटामिन B12 का होता है साइनोकोबालामिन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर ये क्वेश्चन में पूछी जाती है, साइनोकोबालामिन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि लास्ट चैप्टर है, तीसरा चैप्टर यानी कि 7वां चैप्टर। तो पहला क्वेश्चन है रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट एजेंट्स, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट एजेंट्स स्टिमुलेट CNS विद वेरी लो। तो जो दोस्तों इसमें क्या पूछ रहा है, तो जो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट एजेंट्स है वो थेराप्यूटिक इंडेक्स के साथ मिलकर, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर यही होगा सही, तो थेराप्यूट इंडेक्स के साथ मिलकर ये CNS को स्टिमुलेट करती है। जो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेट एजेंट्स है बहुत कम मात्रा में थेराप्यूटिक इंडेक्स के साथ मिलकर CNS को स्टिमुलेट करती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा थेराप्यूटिक इंडेक्स, इसमें आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सल्ब्यूटामोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो दोस्तों सल्ब्यूटामोल है ये किसका एग्जाम्पल है, वो इसमें आपको बताना है। तो लॉन्ग एक्टिंग सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स नहीं है, जेंथिन डेरिवेटिव्स इसका भी नहीं है, शॉर्ट एक्टिंग सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स बिल्कुल इसी का है, ये सल्ब्यूटामोल एग्जाम्पल। और दोस्तों आपको हम बता दें और इसका एग्जाम्पल होता है टेरब्यूटालिन, यानी TERBUTALIN, टेरब्यूटालिन भी इसी का एग्जाम्पल है शॉर्ट एक्टिंग सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स का। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर, सल्ब्यूटामोल जो एग्जाम्पल है वो शॉर्ट एक्टिंग सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ब्लैंक दिया गया है, आर ड्रग्स बिलीव टू इंक्रीज ब्रोंकियल सीक्रेशन और रिड्यूस इट्स विस्कोसिटी फैसिलिटेटिंग इट्स रिमूवल बाय कफिंग, कपिंग के द्वारा इसे रिमूव किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सपेक्टोरेंट्स,
एक्सपेक्टोरेंट्स वो ड्रग्स होती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। एक्सपेक्टोरेंट्स वो ड्रग्स होती हैं जिन्हें जो इंक्रीज करती हैं ब्रोंकियल सीक्रेशन को, ठीक है, और रिड्यूस करती हैं विस्कोसिटी को, जिसकी वजह से कफ को दूर किया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है थियोफाइलिन इज आल्सो नोन एज, तो थियोफाइलिन को और किस नाम से जाना जाता है? सल्मीट्रोल, बाइटोल्ट्रोल, या डाइमेथिलजेंथिन, या ग्लाइकोपोरिलेट। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डाइमेथिलजेंथिन के नाम से जाना जाता है थियोफाइलिन को भी। थियोफाइलिन को डाइमेथिलजेंथिन भी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्टली एक्टिंग एक्सपेक्टोरेंट। तो दोस्तों इसमें आपको एग्जाम्पल देखना है डायरेक्टली एक्टिंग एक्सपोरेंट का, इसमें से कौन सा वो एग्जाम्पल है। तो ग्वाइफेनेसिन यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ग्वाइफेनेसिन डायरेक्टली एक्टिंग एक्सपेक्टोरेंट का एक एग्जाम्पल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक दिया गया है, इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू आईवी रूट यानी इंट्रावीनसली इज इन केस ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलर। अगर एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलर होता है तब आईवी रूट से कौन सी ड्रग्स एडमिनिस्टर कराई जाती है जिससे उसे कंट्रोल में किया जा सके? तो वो है डॉक्साप्राम। जो डॉक्साप्राम इंजेक्शन है उसे आईवी रूट के थ्रू दिया जाता है जब एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ब्लैंक दिया गया है, इज यूज्ड फॉर सिम्टोमेटिक रिलीफ फॉर नॉन प्रोडक्टिव कफ्स, नॉन प्रोडक्टिव कफ्स और इन सिचुएशंस व्हेन कफिंग में बी हार्मफुल, जब कफिंग बहुत हार्मफुल होता है तब कौन सी ड्रग्स यूज की जाती है? तब कौन सी यूज करी जाती है? एंटीटसिव। एंटीटसिव को यूज किया जाता है जब हमारा जो कफ है वो बहुत हार्मफुल हो जाता है, नॉन प्रोडक्टिव कफ्स। तो दोस्तों जब सिचुएशन बहुत गंभीर होती है उसी टाइम इसे यूज किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंटीटसिव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, नसल डीकॉन्जेस्टेंट आर कॉमनली यूज्ड। जो नसल डीकॉन्जेस्टेंट है, नसल डीकॉन्जेस्टेंट्स हैं, उन्हें आमतौर पर किस में यूज किया जाता है? उनमें किया जाता है एलर्जिक राइनिटिस, यानी एलर्जिक राइनिटिस में यूज किया जाता है नसल डीकॉन्जेस्टेंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इप्राट्रोपियम इज कॉम्बाइंड विद। जो इप्राट्रोपियम ये ड्रग्स है इसे किसके साथ मिलाकर दिया जाता है जब हम अस्थमा को ठीक कर सकते हैं? अस्थमा एक बीमारी होती है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी हुई है। तो जो एप्राट्रोपियम एक ड्रग्स है इसे किसके साथ दिया जाता है जब उसे अस्थमा में यूज किया जाता है? वो है फिनोट्रोल। फिनोट्रोल और एप्राट्रोपियम को साथ में हम मिलाकर अस्थमा का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा फिनोट्रोल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ब्लैंक दिया गया है, इज अ रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स यूज टू रिवर्स जाइलाजीन एडमिनिस्ट्रेशन और ओवरडोज। तो दोस्तों वो कौन सा है, वो कौन है रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स जिसका यूज करके हम ओवरडोज को और जाइलाजीन जो एडमिनिस्ट्रेशन हो गया उसे हम बाहर निकाल सकते हैं? किसके थ्रू? किसी के भी थ्रू। योहिम्बीन होता है वो। योहिम्बीन एक रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स होता है जिससे हम जाइलाजीन एडमिनिस्ट्रेशन अथवा ओवरडोज जो हमने ड्रग्स ले ली है उसे हम वापस बाहर निकाल सकते हैं। तो वो है योहिम्बीन का यूज करके, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है CAMP स्टैंड्स फॉर, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है CAMP? तो साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, यही इसकी फुल फॉर्म होती है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।